हेलो एवरीवन, लेट्स एडू आर वाई में आपका स्वागत है। ये क्लास 9 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसा कि 8 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो गई है, तो अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिससे कि आप लोगों का सहयोग बना रहे और आगे पढ़ाने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आप अपने साथियों को भी बताइए कि इस चैनल पे अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, और कम समय में यदि आपको अच्छी चीज़ें उपलब्ध हों, इससे बेहतर क्या होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि आप सब इस लेसन को पढ़ें और अच्छी जानकारी दी गई है। अब इसमें देखिए, इस लेसन के अंदर इस लेसन का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इस लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 की है, लेसन नंबर यानी अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रांस की पृष्ठभूमि और समाज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक संकट और जनता की परेशानियां क्या थी, इसके बारे में जानेंगे हम। विचारात्मक प्रभाव क्या था, ठीक है। स्टेट जनरल और नेशनल असेंबली के बारे में जानेंगे। वास्तिल किले पर हमला 14 जुलाई 1789, इसके बारे में जानकारी मिलेगी आज हमको। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, इसके बारे में आज जानेंगे। गणतंत्र की स्थापना और राजा का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आतंक का शासन, रीजन ऑफ टेररिज्म, क्रांति की विरासत और प्रभाव। तो ये जितना भी लेसन, इस लेसन के अंदर जितनी भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो ये जितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ऐसा नहीं कि लेंदी होगा, कुछ नहीं। जो जितने भी मैंने कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसी फैक्ट को मैंने रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, देखिए, फ्रांस की पृष्ठभूमि और समाज की संरचना, इसके बारे में हम जानते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, पहला पादरी, दूसरा भूस्वामी कुलीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तीसरा किसान, मजदूर या व्यापारी के नाम से। पहले और दूसरे वर्ग के पास विशेष अधिकार थे, टैक्स नहीं देना पड़ता। कौन से? पहले और दूसरे के पास, ठीक है। तीसरे वर्ग को सभी प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, यानी किसको? किसान को देना पड़ता था, मजदूर और व्यापारी को। ठीक है, भूमि कर, चर्च कर और अन्य प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का लगभग 90% किसान और श्रमिक थे, लेकिन अधिकतर सबसे अधिकार सबसे कम थे। ऐसा माना जाता था, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पे क्या होता था कि 90% किसान ही थे और श्रमिक थे जो काम करते थे। ठीक है, लेकिन उनके अधिकार सबसे कम थे। बताइए, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा उसके अधिकार सबसे कम, और जिसकी जनसंख्या सबसे कम उसके अधिकार सबसे ज्यादा। देखिए, पहले और दूसरे वर्ग को कौन सा विशेष अधिकार मिला है? देखिए, इनको टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। सोचिए, पादरी और कुलीन वर्ग राजा के नजदीकी थे। जो पादरी थे, जो दूसरा वर्ग था, वो राजा के बड़े ही नजदीक थे, उनके पास जमीनों का भी स्वामित्व था। तीसरे वर्ग के पास व्यापारी, बुद्धिजीवी और किसान असमानता से परेशान थे। राजा लुई 16वां का शासन विलासी और अव्ययी था। जो राजा लुई 16वां थे, अब इनका शासनकाल इनको मिला। ठीक है, वर्साय के महल में राजदरबार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। वर्साय के महल में राजदरबार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था, जबकि आम जनता भूखी रहती थी। यह असमानता और अन्याय की क्रांति का बीज बना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संकट और जनता की क्या परेशानी थी। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। किस सन में? 1774 में। परंतु उस समय राजा का खजाना खाली था। कैसे राज करेगा बेचारा जब राज का खजाना ही खाली हुआ? पिछले युद्धों में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मदद सहित ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमजोर कर दी। जब अमेरिका का युद्ध हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें क्या था कि जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी बड़ी ही कमजोर हो गई। ठीक है, युद्ध के चलते सरकार ने उधार पर उधार लिया और ब्याज की दरों क्या हो गई? बढ़ गई। टैक्स स्वाभाविक है, जब आप किसी से कर्ज लेंगे उसका ब्याज ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपके पास पैसा है नहीं आप दे पाएंगे।
टैक्स का बोझ केवल तीसरे वर्ग पर था, यानी किसान, व्यापारी और मजदूर वर्ग, जिससे किसानों मजदूरों को आक्रोश बढ़ गया। खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई, खासकर रोटी की कीमतें तेजी से बढ़ी। अकाल और फसल खराबी ने स्थिति को और भयावह कर दी। अब सोचिए, उस समय अकाल भी आ गया, उनकी किसानों की फसलें भी खराब हो गई और भूखमरी के हालात ज्यादातर बदतर होते चले गए। बेरोजगारी और मजदूरी की कमी ने मजदूरों की हालत बिगाड़ दी। अमीर वर्ग विलासिता में जी रहा था, ऐशो आराम से, जबकि गरीब भूखा और कर्ज से मर रहे थे। यह आर्थिक संकट क्रांति का बड़ा कारण बना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। विचारात्मक प्रभाव, इनलाइटमेंट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दार्शनिक आए। उन दार्शनिकों का नाम है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर ने समानता और स्वतंत्रता के विचार को फैलाया। अब इसमें देखिए फ्रीडम की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। रूसो ने सोशल कंट्रैक्ट में कहा, इनकी पुस्तक है, सरकार जनता की इच्छा से चलती है। बात भी सही है, इन्होंने रूसो के ये विचार थे। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्तियों को विभाजन की बात कही। इन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने ऐसी बात, ऐसी इनके इनके विचार थे, इनको एक मतलब ऊपर जैसे जड़ थी, कहा जाता है ना, जैसे जड़ है, बहुत सारी तनाएं हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही प्रशासन को जो नौकरशाही होती है, वो चीजें बंटनी चाहिए, जैसे एक ट्रायंगल की तरह होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर से शक्ति धीरे धीरे लोगों में बढ़ जाने से इससे क्या होगा कि प्रशासन की व्यवस्था अच्छी रहेगी। वोल्टेयर ने चर्च और राजशाही की आलोचना कर स्वतंत्रता की मांग की, ठीक है। वोल्टेयर ने चर्च और राजशाही की आलोचना की। चर्च उस समय बड़ा ही माना जाता था, चर्च, राजशाही। ये धीरे धीरे विचार धीरे धीरे तीसरे वर्ग में लोकप्रिय हुए। किताबें, अखबार और पर्चे इन विचारों को जनता तक ले गए। बौद्धिक वर्ग यानी मिडिल क्लास ने इन विचारों को अपनाया। इससे राजशाही और चर्च की आलोचना तेज हुई। जनता ने बराबरी और अधिकारों की मांग शुरू कर दी। स्टेट्स जनरल ऑफ नेशनल असेंबली, अब इसके बारे में देखिए क्या जानकारी मिलती है हमें यहाँ से। 1614 ईस्वी के बाद 1789 में पहली बार स्टेट और जनरल की बैठक बुलाई गई। राजा ने नए टैक्स मंजूर कराने के लिए इसे बुलाया था। पहले और दूसरे के वर्ग के 300 प्रतिनिधि और तीसरे वर्ग के 600 प्रतिनिधि थे। पहले और दूसरे देखिए, इसमें 300 प्रतिनिधि, तीसरे में जो तीसरा वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उनको 600 प्रतिनिधि बुलाए गए थे। परंतु हर वर्ग को केवल एक वोट मिलता था, जिससे कि तीसरे वर्ग की आवाज दब जाती थी। तीसरे वर्ग ने विरोध किया, अलग होकर नेशनल असेंबली बना ली। टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, जब तक संविधान नहीं बनेगा सभा जारी है। यह राजशाही के विरुद्ध पहला संगठित कदम था। देखिए यहीं से चीजें उभर रही हैं, धीरे धीरे चीजें समाज की बदलना प्रारंभ कर दी। जनता ने इसे क्रांति की शुरुआत माना। अब राजा से ऊपर संविधान की मांग उठी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। बास्तिल किले पर हमला, 14 जुलाई 1789। राजा ने सेना तैनात की और जनता पर गोली चलवाने के आदेश दे दिए। किसने आदेश दिया? राजा ने। जनता आक्रोशित होकर हथियार खोजने लगी। सच बात है भाई, हमारे जब ऊपर अटैक करोगे तो हम भी तो कुछ ना कुछ करने के लिए दौड़ेंगे। तो 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तिल जेल पर धावा बोल दिया। बास्तिल राजा की तानाशाही का प्रतीक था। जेल तोड़कर कैदियों को आजाद किया गया। यह घटना क्रांति का प्रतीक बन गई। पूरे फ्रांस में विद्रोह फैल गया। किसानों ने सामंती जागीरों पर हमले किए। 14 जुलाई यानी आज फिर फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि हर 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसे नोट में कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा,
1789 में नेशनल असेंबली ने यह घोषणा की। इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। ठीक है, इसमें नेशनल असेंबली में किसकी घोषणा की? 1789 ईस्वी में। किस सन में? मनुष्य, जो सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान होते हैं। सरकार का काम इनको अधिकारों की क्या करनी है? रक्षा करनी है। स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा और विरोध का अधिकार हर नागरिक को है। कानून सबके लिए समान है। कोई भी कर केवल जनता की अनुमति से लगेगा। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। पद और अवसर योग्यता के आधार पर मिलेगी। यह घोषणा आधुनिक लोकतंत्र का आधार है। गणतंत्र की स्थापना और राजा का अंत। 1791 का संविधान बना, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। लेकिन अब देखिए 1791 संविधान भी बना, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी हुई, लेकिन जनता इससे संतोष नहीं हुआ। जनता को इस प्रकार का कोई संतोष हुआ ही नहीं। 1792 में राजशाही पूरी तरह समाप्त कर दी गई। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट को गद्दार घोषित किया गया। 1793 राजा को सार्वजनिक रूप से गिलोटीन द्वारा फांसी दी गई। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा, अब 1793 राजा को सार्वजनिक रूप से किसने फांसी दी? गिलोटीन में द्वारा। ठीक है, यह घटना राजशाही के अंत की घोषणा की। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब सत्ता जनता और उनके प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। क्रांति का असली स्वरूप सामने आया। अब देखिए आतंक का शासन, रीजन ऑफ टेरर। रोब्सपियर ने नेतृत्व में कट्टरपंथी जैकोबिन सत्ता में आए। हर विरोधी को देशद्रोही घोषित किया गया। हजारों लोगों को गिलोटीन से मारा गया। भोजन और आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय की गई। किसानों से जबरन अनाज लिया गया। जनता में भय और सुरक्षा का वातावरण बना रहा। अंततः 1794 रोब्सपियर को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। आतंक का शासन समाप्त हुआ। इससे लोकतंत्र स्थिरता की दिशा में नए प्रयास शुरू हुए। क्रांति की विरासत और प्रभाव। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श दिए। पूरे यूरोप में क्रांति की लहर फैल गई और राजाओं और सामंतों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। लोकतंत्र और गणतंत्र की सोच मजबूत हुई। किसानों मजदूरों के अधिकार मिले। आधुनिक नागरिकों की नींव रखी गई। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म की भावना उभरी। शिक्षा और समाज में सुधार की लहर आई। यह क्रांति आधुनिक विश्व का इतिहास का मोड़ साबित हुई। ठीक है, तो ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ बचा हुआ है। ये लेसन पूरी तरह से मैंने इसमें समझा दिया आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए चैनल को। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा हो सके। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम अपना कंटेंट बनाते रहेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।